बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हमने 11th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर लिया था, लेखन कला और शहरी जीवन। इसके हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और जो हमने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो भी पढ़ा था, और उसके बाद हमने और भी सारे जो टॉपिक हैं वो कवर किए थे। मेसोपोटामिया के बारे में हमने देखा था, फिर हमने सिटी लाइफ वगैरह, जो मेसोपोटामिया शहर है उसके बारे में डिटेल में देखा, उसकी ज्योग्राफी देखी, उसका भूगोल देखा। फिर हमने कुछ उसकी बात करी थी कि यहाँ दो तरह के शहर मिलेंगे, आपके मंदिर वाले और एक जो आपके पॉलिटिकल उससे रिलेटेड वो मिलेंगे। तो हमने एक जो शहर था दक्षिणी मेसोपोटामिया में, जो शहरीकरण कैसे हुआ, ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पहले वाले वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चैप्टर। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरी जब भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आ जाइए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो देखा था दक्षिणी मेसोपोटामिया में किस तरह से शहरीकरण डेवलप हुआ था, मतलब वहाँ पर जो मंदिर और राजाएं थे उनका क्या रोल था, मतलब उनका क्या अहम रोल था, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मंदिरों के आसपास जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो कैसे डेवलप हुए थे, किस टाइप के शहर होते थे, किस टाइप के मंदिर होते थे, जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी हैं वो मंदिरों के आसपास कैसे होती थी, उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता था। फिर उसी कंटिन्यूएशन में हमने एक मोहर भी देखी थी। उस मोहर पे देखा था कि किस तरह से मतलब कुछ लोगों को बंदी बनाया जा रहा है, एक के सामने वो हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, इस टाइप से हमने ये वाली स्टैम्प भी देखी थी। हमने देखा था कि वहाँ की जो मोहरें होती थी वो बेलनाकार होती थी, मतलब बेलन के जैसे। क्यों होती थी? उसका रीज़न ये था कि एक्चुअल में क्या होता था कि जो मोहरें थी अब उनको क्या है ऐसे बेलनाकार बनाया जाता था, सिलेंडरी टाइप, मतलब सिलेंडर की तरफ बनाया जाता था इस तरह से। एक्चुअल में ये क्या होता था कि जो ये मोहरें बनाई जाती थी, जैसे ये वाला पार्ट है, इस पर कुछ लिखा हुआ होता था, यहाँ बीच में क्या है इसको खाली छोड़ा जाता था, मतलब ये आर पार मतलब छेद होता था इसमें, और इसमें क्या है कुछ हत्ती लगा के, मतलब जो भी डंडा वगैरह जो भी लगा कर इसको, जो हमने देखा था वहाँ पर क्या थी, पट्टिकाएं थी, टैबलेट्स थी मिट्टी की, इस तरह से टैबलेट्स बनाई जाती थी। तो ये इस पे जो भी लिखा हुआ होता, इसको इन पट्टिकाओं पर ऐसे जब फिराएंगे इस टाइप से, ऐसे आप जब उसको उस पर फिराओगे तो क्या है, जो भी इस पर लिखा हुआ होगा उस पट्टिका पे छप जाएगा, टैबलेट पे। तो इस तरह से हम कोई भी जो मैसेज है वो आसानी से लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी अगर हमें लिखना है या प्रिंट करना है, मतलब इस तरह से। तो यहाँ की जो टैबलेट्स है होती थी वो इसी तरह से, इस टाइप की मोहरें होती थी, उनसे उन पे स्टैम्प्स किए जाते थे, या उन पे जो भी चीज़ें वो चाहते थे लिखना या उकेरना वो आसानी से कर पाते थे, इसलिए वहाँ पर बेलनाकार की इस टाइप की क्या है मोहरें मिली हैं। यहाँ उन्हीं मोहरों के बारे में बता रखा है। एक मोहर है, लास्ट टाइम जब हमने टॉपिक कवर किया था तो ये वाला टॉपिक मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था। तो हमने कहा था कि नेक्स्ट जब वीडियो देखेंगे तो उसके कंटिन्यूएशन में जब देखेंगे तो इसको हम तब कवर कर लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कि वहाँ की जो मोहरें होती थी वो किस टाइप की होती थी, क्या काम आता था, मतलब क्या काम में आती थी वहाँ की मोहरें, वो देख लेते हैं एक बार। मोहर एक शहरी शिल्प कृति होती थी, मतलब शिल्प कृति मतलब शहरों में तो होती थी क्योंकि ये काम जो हो रहा था सारा, हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, शहरों के बारे में। तो ये एक तरह से एक शिल्प कृति होती थी, क्या, स्टैम्प्स यानी मोहरें। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी। जो इंडिया में जो मोहरें होती थी वो किसकी होती थी? पत्थर की होती थी, जिन पर चिन्हित अंकित किए जाते थे। एक्चुअल में क्या होता था, इंडिया में जो स्टैम्प्स होती थी या जो मोहरें होती थी वो कैसी होती थी, वो एक्चुअल में पत्थर की होती थी इस टाइप की, और उस पर जैसे कुछ लिख दिया जाता था, गोद दिया जाता था स्टैम्प साइड का, और उसको मतलब एक तरह से जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा ना कि कहीं ऑफिस वगैरह में उनकी स्कूल्स की या किसी चीज़ की जो स्टैम्प्स होती है वो एक लकड़ी के उस पर स्टैम्प लिखा हुआ होता है, कुछ जो भी है उस इंस्टीट्यूट का नाम, संस्था का नाम या स्कूल का नाम, और एक स्टैम्प पैड होता है इंक वाला, उस पर हम उसको डिप करते हैं, मतलब उस पर लगाते हैं इंक और फिर उसको प्रेस कर देते हैं, मतलब जोर से दबा देते हैं जिससे कि उस पर वो छप जाए।
तो इंडिया में क्या होता था कि उस जो मोहरें होती थी वो पत्थर की होती थी, उन पर क्या है चिन्ह अंकित किए गए थे। चिन्ह अंकित हमने देखा था कि सॉरी, आपको याद हो तो 6th क्लास में आपने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा होगा, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ से हमें मोहरें मिली, उनसे हमने देखा था कि किस टाइप की मोहरें होती थी उस टाइम में। मतलब हमने देखा उसमें जो यूनिकॉर्न है उसकी पिक्चर बनी हुई होती थी, ज़्यादातर जो जानवरों की पिक्चर बनी हुई थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो क्या है, पिक्चर वाली है, मतलब लिखन। जैसे यहाँ हम मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो कैसे देख रहे हैं कि हमने कीलाकार लिपि देखी, उस पर लिखा हुआ है, मतलब जिस तरह से मतलब कील के उस शेप में है सारे जो भी वर्ड हैं या अक्षर हैं जो भी। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो एक पिक्चर टाइप की है और उसे आज तक हम पढ़ा नहीं गया, मतलब उस पर सिम्बल्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, ऊपर से जो लिखा हुआ है वो लिपि आज तक हम पढ़ नहीं पाए। तो उस पर क्या है, चिन्ह अंकित किए गए होते थे। लेकिन मेसोपोटामिया में क्या है, मेसोपोटामिया में पहली 17वीं शताब्दी के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरों के बीच में आर पार छेदें होती थी। ये मैं आपको बता सकती हूँ कि उनमें आर पार बेलनाकार, उनमें क्या है, छेदें होती थी। एक तीली लगाकर, अब उसमें क्या है, एक तीली लगाकर जो गीली मिट्टी के ऊपर उनको क्या है घुमा दिया जाता था। मैंने बताया था ना कि ऐसे बीच में, जैसे ये बीच में यहाँ पर वो है आपकी मोहर और यहाँ ये तीली है, इस तीली से ऐसे मैं उस पट्टी पे क्या कर दूँ, घुमा दूँ। तो इस तरह से उस पर घुमा दिया जाता था जिससे जो भी कुछ उस पर लिखा हुआ होता था उस पर प्रिंट हो जाता था, वो पट्टिकाओं पे, टैबलेट्स पे, वहाँ पे। इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बन जाता था और अंततः कुशल जो कारीगर होते थे, मतलब इस काम को करने में जो एक्सपर्ट होते थे, जो इस काम को करते थे, एक्सपर्ट जो कारीगर होते थे उनके द्वारा ये उकेरी जाती थी। मतलब वो लोग ये काम करते थे उकेरने का। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इंसान मुझे पकड़ा दो और मैं करने लग जाऊं, क्या पता मुझे वो टेक्निक नहीं आए, वो तरीका नहीं आए, वो सारी चीज़ें करने का। तो जो इनमें एक्सपर्ट होते थे वही लोग ये काम करते थे। कभी कभी इनमें से कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, कभी कभी मतलब उसमें ऐसा लेख हो सकता था, मालिक का नाम हो सकता था, उसके ईस्ट के देव का नाम, जो भी वो ईस्ट को मानते थे, मतलब जो भी भगवान वगैरह उसको मानते थे, उसकी अपनी पदीय स्थिति, मतलब उसकी क्या पोजीशन है या उसका कौन सी मतलब पद है उस टाइम में, मतलब क्या वर्क कर रहा है एक तरह से, मतलब आज के टाइम पे क्या पोस्ट है, मतलब एक तरह से। तो वो पदीय स्थिति आदि मतलब उकेर सकते थे। किसी कपड़े की गठरी पर भी लगा दी जाती थी स्टैंप, ताकि बर्तन के मुंह को चिकना कर जो मिट्टी से लीप पोत कर उस पर भी मोहर छाप दी जाती थी, ताकि उससे ये पता चल सके कि ये जो मोहर है किससे बिलोंग करती है, जिससे भी बिलोंग करती है, मतलब उस तक पहुंच जाए। मतलब वो जो सामान है अगर वो टूटा हुआ मिलता है, इट मीन्स किसी ने सामान से छेड़खानी करी है। उससे उसमें क्या होता था, जिससे उसमें अंकित जो लिखावट है वो मिट्टी की सतह पर क्या हो जाती थी, छप जाती थी। मतलब जो भी है लिखा हुआ है, मतलब जिसके बारे में लिखा हुआ है उसको उस पर स्टैम्प कर देते थे, प्रेस कर देते थे, घुमा देते थे, जिससे क्या है वो उस पर छप जाती थी। इससे उस पर गठरी या बर्तन में रखी हुई वस्तु को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जाता था। मतलब उस पर स्टैंप या मोहर लगाकर उसको क्या कर दिया जाता था, सेव कर दिया जाता था कि ये उस इंसान से रिलेटेड है, उसकी है। जब उस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था, मतलब वो जो स्टैंप थी उसको जब वो मिट्टी की जो पट्टिका होती थी उस पर लिखे हुए पत्र को घुमाया जाता था, तो उस मोहर की प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती थी कि हाँ ये उसके लिए है। और इस प्रकार जो सार्वजनिक जो मुद्राएं होती थी वो सार्वजनिक जीवन में, मतलब हमारे जो सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को भी दर्शाती थी, कि जो हम एक तरह से नगरवासी हैं, हमारी क्या भूमिका है उसको भी वो दर्शाती थी। यहाँ आप देखोगे ये स्टैंप के वो दे रखे हैं, ये रोलर होगा इस पर घुमाने के लिए, ये पट्टिका दे रखी है इस पर, इससे घुमाया जाए, ये मोहर होगी इससे, इस पर ये पट्टिका बनाई हुई होगी, टैबलेट्स ये आपकी मोहर होगी, इससे इस पर ये बनाया गया होगा। तो इस तरह से आपको मोहर दे रखी है, साथ में ही पट्टिकाएं दे रखी है कि ताकि इन पे ये प्रिंट की गई हैं पिक्चर्स वगैरह, ये सारी आप देख सकते हो। ये 5 पुरानी बेलनाकार मोहरें हैं, उनके छपे हुए वो दिखा रखे हैं पट्टिकाएं। प्रत्येक छाप का वितरण दें और उन पर कीलाकार लिपि अंकित है या नहीं है ये बताओ। अब ये यहाँ पे तो आप देखोगे कीलाकार नहीं है, क्योंकि हमने देखा कीलाकार तो इस टाइप का कुछ टाइप का होता था और उससे सिंबल बनाए गए थे। यहाँ तो पिक्चर्स दिखा रखी हैं। अब आ जाते हैं हम शहरी जीवन, सिटी लाइफ कि अब देखो हमने ये देख लिया कि जो हमने दक्षिण के शहर के बारे में पढ़ लिया कि किस तरह का शहर था, क्या क्या एक्टिविटी होती थी।
तो अब इन लोगों का जो हमने वो तो देख लिया कि जो मंदिरों से कैसे रिलेट थे, मतलब उनकी इकोनॉमिक कैसे चल रही थी, क्या क्या चीज़ें हो रही थी। अब हम ये देखेंगे कि जो शहरी जीवन था लोगों का वो किस टाइप का था, मतलब लोग किस तरह से रहते थे, क्या पहनते थे, क्या मतलब चीज़ें जो आभूषण वगैरह हैं वो सारी चीज़ें कैसे बनाते थे या कहाँ से आती थी, इनके हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। शहरी जीवन। ऊपर के वितरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। कि मतलब देखो, हम जब किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो उसमें या तो कोई चीज़ें मतलब इक्वल होंगी या इक्वल नहीं होंगी, मतलब या तो समान होंगी या असमान होंगी। हमने देखा है ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ होती हैं वो समान होती हैं। समान हम किस बेस पे कह सकते हैं, मतलब एक वर्ग आपको धनी मिलेगा, एक गरीब मिलेगा, इस टाइप से मतलब हम कह सकते हैं। अब हम उनका आइडिया कैसे लगाते हैं, साक्ष्यों के थ्रू लगाते हैं। तो सोसाइटियाँ ऐसे बटी हुई होती हैं। तो जब हम ऊपर का जो भी हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी है या जो वितरण हमने देखा है उससे हम ये गैस करते हैं कि जो नगरों की व्यवस्था थी, ये सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें एक उच्च मतलब ऊंचा वर्ग या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था, मतलब एक उच्च वर्ग बन चुका था। उच्च वर्ग से मतलब यहाँ एक राजा या कोई मतलब एक कह सकते हैं लीडर टाइप का कोई बन चुका था, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था कि वो उनको मेंटेन करने का काम करता था। जैसे हमने एक पोयम देखी थी, पोयम के अकॉर्डिंग मतलब वो अपने दूत को भेजता है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो लीडर था, मतलब राजा टाइप ही, या हो सकता है राजा रहा हो, उस हिसाब से मतलब हमने देख लिया कि एक उच्च वर्ग या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। प्रादुर्भाव होना मतलब एक तरह से उसका उदय होना या बन के आना या निकल के आना एक तरह से, ठीक है। धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। देखो हिस्ट्री में जब पता है चीजें क्या है, हिस्ट्री वही रहती है, बस क्या है टाइम बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, चीजें कॉन्सेप्ट वही चलता है। अब एक चीज है ना कि जब आप देखोगे कहीं से भी हिस्ट्री उठा लो, जो बहुत ज्यादा सोर्सेज होंगे या जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे उन लोगों की संख्या हालांकि कम होगी, लेकिन एक आधा पार्ट वो लोग कवर कर रहे होंगे। तो जो धन दौलत है उसका ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे वर्ग में केंद्रित था, मतलब एक छोटा सा हिस्सा था सोसाइटी का, समाज का, उसमें ज्यादातर धन दौलत केंद्रित थी। अब यहाँ किसके आसपास रहेगी, हो सकता है राजा या उसके जो रिलेटिव्स हैं या उससे रिलेटेड जो भी मंत्री वगैरह अधिकारी वगैरह उनके पास रही होगी धन दौलत। बाकी आम लोग तो अपनी जो लाइफ है वो तो ऐसे ही जी रहे होंगे ना जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं, उसी हिसाब से। क्योंकि आज के टाइम में भी तो ऐसा होता है कि एक अमीर वर्ग है, एक गरीब मिडिल वर्ग भी आ गया, एक गरीब वर्ग भी आ गया, इस तरह से। तो पहले ऐसे ही होता होगा, एक नॉर्मल इंसान और एक तरह से एक राजा जो उच्च वर्ग होता होगा। तो इससे हमें मतलब पता चल रहा है कि जो धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा है वो छोटे वर्ग में ही केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीजें जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपियां और लार्ज वर्ग से जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि विशाल मात्रा में उर में राजा और रानियों के कुछ कब्रों के समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? देखो अब हम ये आइडिया मतलब हमें कैसे पता कि वहाँ पर भाई एक अमीर वर्ग रहा और उसके पास मतलब ये चीज़ें रही, या एक सोसाइटी थी जो उच्च वर्गीय थी कि उसके पास ज़्यादा पैसा था। मैं थोड़ी ना उस टाइम पे थी, मेसोपोटामिया के टाइम पर, और अगर रही भी होंगी तो मुझे कौन सी पिछले जन्म की बातें याद हैं, तो मैं कैसे पता करूँगी? एक्चुअल में मैं कैसे भी नहीं पता करूँगी, ये हमारी बुक ही कह रही है। और इसके अकॉर्डिंग ऐसा था कि जो हमें जो कब्रें मिली हैं, मतलब देखो साथ के साथ आप है ना मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को भी एक तरह से क्या है इसके पैरेलल लेके चलना, मतलब कंपैरिजन में लेके चलना, जिससे क्या है कि आपका जो 11th क्लास में बच्चे उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप 12th में जाके सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हो और वो भी डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो आप एक कंपैरिजन देख सकते हो। यहाँ पर हम मेसोपोटामिया का जो है सिंधु घाटी सभ्यता से कंपैरिजन, और आप ऐसा नहीं है कि आप सिंधु घाटी सभ्यता से अवेयर नहीं है, आप अच्छे से अवेयर हैं, क्योंकि 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा हड़प्पन सभ्यता वाला चैप्टर, आराम से पढ़ा होगा। आरंभिक नगर जो हमने पढ़े थे 3rd चैप्टर है, इतना और बता दूं मैं, 3rd या 4th चैप्टर जो भी है उसके अकॉर्डिंग है।
तो आपने पक्का पढ़ा होगा। तो आप उसके कंपैरिजन में लेके चलो। देखो वो लोग भी मतलब जो मृत्यु के बाद जो वाली लाइफ है उस पर ट्रस्ट करते थे, तो वहाँ भी हमने कब्र वगैरह देखी, उनमें उनके साथ बहुत सारी सामान वगैरह जो भी मतलब चीज़ें वगैरह मिली हैं मतलब दफनाने के बाद उनकी कब्रों से। तो यही जैसे ही जो एक्सिबिशंस जो हुए मतलब जो खुदाई हुई हैं, जो अन्वेषण जो खोज हुई हैं, उनसे जो हमें कब्रें मिली हैं, उनसे कब्रों से एक्चुअल में क्या है, हमें बहुत बेशकीमती चीज़ें मिली है। मतलब हमें सोने जो आभूषण मिले, जो गहने वगैरह मिले हैं, सोने के पात्र मतलब सोने के बर्तन मिले हैं। एक हमने जब बात की ना शुरुआत में कि एक पत्थर होता था लाजवर्द वगैरह और ये सीपियाँ वगैरह, ये इम्पॉर्टेंट मतलब बहुमूल्य पत्थर होते थे। जैसे आज के टाइम के आप डायमंड वगैरह लगा लो, तो उस टाइम के ये डायमंड जैसे ही वैल्यू रखते थे। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुमूल्य पत्थर होते थे, जो आपने देखा था कि वो एक राजा अपने दूत को भेजता है पत्थर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो हुआ नहीं करता था तब। तो ये इम्पॉर्टेंट जो पत्थर वगैरह, अब आप सोचो बाहर से आ रहा है एक नॉर्मल इंसान, जो बहुमूल्य पत्थर है उसको बाहर से मंगवा के और क्या अपने जो लकड़ी का वाद्य यंत्र है उसमें जड़वा सकता है। जैसे आज के टाइम में लोग हीरे जड़वाते हैं, हर चीज़ मतलब चीज़ों में हीरे लगवाते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो शो ऑफ कैसे करते हैं, हीरो से जड़ी हुई चीज़ लेना। जैसे आप वॉच ले लो, रिंग ले लो, कुछ भी मतलब XYZ जो आपसे रिलेटेड है, आप जिसमें जड़वाना चाहते हो वो। तो आप सोचो कि एक लकड़ी का वाद्य यंत्र मिला है और एक सोने का सजावटी खंजर। अब नॉर्मल इंसान क्या वो सोने से सजवा लेगा खंजर को, और वो जो पत्थर जो वहाँ नहीं मिल रहा है, दूसरे शहर से मंगवाया जा रहा है, उस पत्थर को एक नॉर्मल इंसान एक लकड़ी के वाद्य यंत्र में लगवा लेगा? नहीं। तो ये चीज़ें जहाँ से मिली है उसका हम आइडिया लगा सकते हैं कि या तो कोई राजा या रानी उसकी कब्र रही होगी। तो हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहाँ आम लोग भी थे और एक उच्च वर्ग भी था, या हम कह सकते हैं कि उनको लीड करने वाला एक वर्ग भी था वहाँ पर। इन कब्रों से जो चीज़ें मिली हैं उनसे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ दो चीज़ें देख रहे हैं कि एक कब्रों से हमें ये भी पता चल रहा है कि वो जो सामान उनके साथ मिला उससे कि भाई वो लोग जो मृत्यु के बाद वाली जो लाइफ है उसमें भी ट्रस्ट करते थे कि मरने के बाद इनको हो सकता है इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उनके साथ ही उस चीज़ को दफना देते थे। मतलब उनके साथ वो चीज़ें मिली हैं। अब आम लोगों की स्थिति कैसी रही होगी, और जो इस सोसाइटी का है ना सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि एकल परिवार में एक पुरुष, पत्नी और बच्चे शामिल होते। मतलब यहाँ के जो फैमिली है वो एकल परिवार मिली है। अब एकल परिवार से मतलब ये नहीं है कि एक ही इंसान रह रहा है। एकल परिवार से मतलब यहाँ आप एकल मिले देखोगे और एक संयुक्त परिवार देखोगे। तो संयुक्त परिवार का मतलब होता है जहाँ आप मतलब अपने मम्मी पापा और अपने दादी दादा इन सब के साथ, जो भी आपके अंकल आंटी वगैरह इनके साथ रह रहे हो, तो वो तो एक संयुक्त फैमिली हो गई, कंबाइंड फैमिली हो गई। लेकिन यहाँ सिंगल फैमिली या एकल परिवार उसे कहेंगे जहाँ आप अपने मतलब बच्चे और उनके माता पिता रहते हैं, तो उसको सिंगल फैमिली कहते हैं। तो हमें जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ के जो नगर होते थे वो सिंगल फैमिली रखते थे। अब सिंगल फैमिली के साक्ष्य हमें कैसे मिले, हम कैसे आइडिया लगाते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ हमें ये कब्र से पता लगा लिया कि यहाँ पर एक उच्च वर्ग रहता होगा, मतलब राजा रानी जो भी है लीडर। कानूनी देखो हमने जब पढ़ा था ना कि ये जो पट्टिकाएं टैबलेट्स हैं ये कई सारे काम आती थी। मतलब एक दूसरे के जो बीच में कांटेक्ट करने के लिए अनुबंध भी वगैरह, कि मैंने तुम्हें क्या दिया तुमने क्या लिया, या कोई स्पेशल किसी से रिलेटेड दस्तावेज बनवाने जो इम्पोर्टेंट कानून, जैसे आज के टाइम में हम पेपर्स बनवाते हैं ना प्रॉपर्टी के पेपर्स, उस टाइम तो उस टाइम में भी तो प्रॉपर्टी थी भाई, उस टाइम में भी तो चीज़ें होती होंगी, उस टाइम में भी तो झगड़े होते होंगे भाई बहन भाई वगैरह में, तो उनका भी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो कहाँ रिकॉर्ड रखेंगे भाई? सारी चीज़ें जब टैबलेट पे मिल रही है तो वो भी क्या है, टैबलेट पे मिलेंगी वो सारी चीज़ें। तो हमने देखा था ना कि टैबलेट्स पे ये जो दस्तावेज इंपॉर्टेंट ये भी होते थे, उकेरे जाते थे। तो कानूनी दस्तावेज के रूप में भी इन टैबलेट्स को यूज़ किया जाता था। अब वही बात यहाँ आ जाती है कि जो कानूनी दस्तावेजों जिसमें आपके विवाह से रिलेटेड, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित, कि मतलब आज के टाइम में भी तो होते हैं ना जब मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, तो उस टाइम में भी भाई कोई ना कोई रिकॉर्ड तो होता होगा कि भाई शादी ब्याह करिए या उत्तराधिकार कोई पैसे से रिलेटेड चीज़ें या जो भी है। तो उस टाइम में भी जो कानूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल न्यूक्लियर फैमिली, मतलब एक तरह से एकल फैमिली को ही आदर्श माना जाता था। कि मतलब आदर्श फैमिली किसको माना जाता था? एकल फैमिली को। क्यों? क्योंकि जो हमें दस्तावेज मिले उनमें हमने क्या है,
जो अपनी जो ज़मीन जायदाद वगैरह जो प्रॉपर्टी उसको डिस्ट्रीब्यूटेड माना है, देखा है, उन पट्टिकाओं से हमें पता चला। तो जब बंटती कब है, जब ज़मीन जायदाद को कब बांटते, जैसे मान लो एक इंसान के 2 बेटे हैं तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जब आप एक ही मतलब एक माता पिता रह रहे हैं, उनके साथ सिर्फ बच्चे रहते हैं, तो उससे ये आइडिया लग रहा है ना पूरा कि भाई एक सिंगल फैमिली रह रही है। क्यों, क्या कभी किसी एक के एक ही बच्चा होता होगा? ज़्यादा बच्चे भी तो हो सकते हैं, लेकिन उनका जब वो एक साथ नहीं रह रहे, इट मीन्स वो अलग हो रहे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी बांट दी जा रही है। इट मीन्स क्या है, सिंगल फैमिली में वो भरोसा रख रहे हैं। मतलब आदर्श फैमिली किसको मान रहे हैं, वो सिंगल फैमिली को मान रहे हैं। हो सकता है एक टाइम पीरियड बाद अलग हो जाते होंगे। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। मतलब एक जो शादीशुदा बेटा है वो अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहता था, लेकिन फिर भी सिंगल फैमिली के यहाँ पर साक्ष्य मिले। तो हो सकता है वो बाद में थोड़े टाइम पीरियड बाद अलग हो जाता होगा, जब दोनों भाइयों की शादी हो जाती होगी, या अकेला रहता होगा तो फिर एक माँ बाप के साथ ही रहेगा। तो हालांकि शादी के बाद मतलब वो साथ रहता था। यहाँ आप देखोगे कि जो पितृसत्तात्मक समाज था, पिता परिवार का क्या होता था, मुखिया होता था। मतलब जो पिता ही होता था जो सब कुछ, मतलब वो परिवार का मतलब सब कुछ होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। हमें यहाँ कुछ विवाह की जो प्रक्रिया है, किस तरह से यहाँ पर शादी ब्याह वगैरह होते थे, विवाह किस तरह से होते थे, उसकी भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। विवाह करने की अब क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती है कि वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। कि जो विवाह करने की इच्छा की घोषणा करने वाले, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, इन दोनों ने आपस में सोच लिया कि हमें शादी करनी है, ठीक है, और ये घोषणा भी कर दी, बता दिया कि भाई हम शादी करने वाले हैं। तो जब ये मतलब डिसाइड हो जाता था, तो जो बी हमारा वधू है, मतलब ये लड़का है, ये लड़की है, तो इसके फैमिली वाले, मतलब लड़की के फैमिली वाले ही क्या करते थे, विवाह के लिए वो देते थे क्या, अपनी परमिशन देते थे, मतलब सहमति देते थे, तब जाके मतलब जो विवाह होता था। मतलब इम्पोर्टेंस किसकी दी जाती थी यहाँ पर, वधू के माता पिता को दी जाती थी कि उनके कहने पर ही मतलब मान्य होगी शादी, मतलब मानेंगे। इसके बाद वर पक्ष के लोग वधू पक्ष को उपहार देते थे। मतलब जब ये रिश्ता तय हो जाता था उसके बाद क्या होते थे, जो वर पक्ष मतलब लड़के वाले क्या होते थे, लड़की वालों को क्या करते थे, गिफ्ट वगैरह देते थे। आजकल तो यहाँ तो सिस्टम ही उल्टा है, लड़की वाले दे रहे होते हैं लड़के को ज़्यादातर, मतलब इस नाम पे उस नाम पे, पता नहीं कितने नामों पे, मतलब गिफ्ट ही एक दूसरे पे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्ष की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। और जब मतलब विवाह हो जाता था, मतलब जब शादी हो जाती थी, तब दोनों तरफ से आपस में कि तुम हमें दो, हम तुम्हें देंगे, तब गिफ्ट का आदान प्रदान दोनों तरफ से होता था। उससे पहले क्या है, जब रिश्ता तय होता था तो लड़के वाले लड़की वालों को गिफ्ट देते थे। आज भी ये प्रथा होनी चाहिए थी। आते वापस चैप्टर पे। और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे। ये तो ट्रेंडिंग में आज भी एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। फिर बाद में जब शादी संपन्न हो जाती थी, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते थे। फिर उसके बाद बैठ के खाना खाया जाता था। और बाद में जो कुछ भी मतलब भगवान को या जो भी वो ईष्ट जो कोई शक्ति को मानते थे, उसको जाके वो क्या करते थे, मंदिरों में भेंट चढ़ा देते थे। मतलब उनको भी गिफ्ट देते थे कि भाई अच्छा काम हुआ है। अब शुभ काम होते हैं उसमें तो सभी अपने भगवान, ईश्वर, अल्लाह सबको याद करते हैं, तो वो लोग भी याद करते थे, वो भी भेंट चढ़ाए आते थे। जब नववधू को उसकी सांस लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दिया जाता था। ओके, हाँ, तो जब नववधू जो होती थी या जो दुल्हन होती थी, उसको लेने उसकी सास आती थी, तो क्या होता था, जो वधू के पिता होते थे, मतलब लड़की के पिता, जो भी मतलब हिस्सा उसकी प्रॉपर्टी में से, यहाँ एक तरह से दाय का मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी जो भी होती थी, उसमें से जो लड़की का हिस्सा बनता था, वो हिस्सा वो तब उसको दे देते थे, तभी की तभी बेटी को, कि भाई ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम लो इसे और जाओ।
पिता का घर, अब जो पिता का घर है, जैसे मान लो जहाँ से लड़की की शादी हुई है, जो जिस घर में लड़की रहती थी, जो घर है, वो पिता के पास जो भी पशुधन है, गाय बैल भैंस बकरी जो भी है, वो जो खेत हैं, उन सब पर क्या है, वो सारी चीज़ें किसको मिलती थी? पुत्र को मिलती थी। मतलब कि जो पैसा वैसा प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है, उसको तो मतलब बाकी चीज़ें जो भी सोना चांदी या जो पैसा रहता था, उसमें से जो हिस्सा होता था लड़की को दे दिया जाता था। लेकिन जो मतलब घर होता था पिता का, जो खेत वगैरह होते थे या कोई भैंस वगैरह जो पशुधन होता था, वो सारा क्या है। तो हमने ये देख लिया था कि यहाँ पर किस तरह से मतलब आपके जो शादी वगैरह मतलब होते हैं, मतलब शादियाँ किस टाइप की होती थी, किस तरह की रस्में वगैरह होती थी, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। और जो प्रॉपर्टी में किसका कितना हिस्सा होता था, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर कर चुके हैं। जो नेक्स्ट है हमारा कि अब हम जो नगर की हम बात कर रहे थे, जो हमने स्टार्ट किया था कि जो मंदिरों के आसपास जो फला फूला नगर था, उर नगर, उसका नगर नियोजन कैसा था, वो किस टाइप का नगर बसा हुआ था, लोग किस तरह से रहते थे, मतलब किस तरह के घर बने हुए थे, किस तरह से मैनेज थे, क्या था, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। क्योंकि अगर इसी में कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक हो जाएगा आपका, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जो कोई भी मेरा ये चैनल पहली बार देख रहा है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।